नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम चैप्टर 6 फ्लो इन पाइप या फ्लो थ्रू पाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी पाइप है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो होती है तो उसमें किस तरीके से इफेक्ट पैदा होता है, कौन सी चीज़ें वहाँ पे होती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पाइप से जो फ्लूइड फ्लो होती है ना, वो किस तरीके की फ्लूइड होगी। विस्कस फ्लूइड होगा जिसमें श्यानता का गुण होगा। मतलब हम रियल फ्लूइड के बारे में, रियल तरल पदार्थ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि कोई वास्तविक तरल पदार्थ ही पाइप में फ्लो हो रहा है तब क्या होगा, है ना। विस्कोसिटी का गुण उसमें होगा। दूसरी बात हमने डिस्कस किया था कि फ्लो जो होता है पाइप में वो दो तरीके से होता है, एक लेमिनार हो सकता है, एक टर्बुलेंट। तो यहाँ पे हम पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब कोई भी पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है ना, उसमें जो भी तरल पदार्थ फ्लो हो रहा है वो कैसा होगा, विस्कस फ्लो होगा। साथ ही साथ वो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो भी होगा। तब उसमें कैसा इफेक्ट आएगा इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप। दिस इज द टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप, है ना, पाइप में ऊर्जा की हानि। ठीक है, तो कोई भी पाइप है, मान लो इस तरीके से कोई पाइप है, ठीक है, तो इस पाइप में मान लो इस तरीके से ये इनलेट है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, विस्कस फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, और ये आउटलेट है। तो जब फ्लूइड यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है किसी भी पाइप में, ठीक है, तो क्या होता है, ये फ्लूइड जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो इसके बहाव को या इसके फ्लो को क्या करता है, कोई एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो आगे बढ़ते जाता है तो उसके बहाव में एक कमी आती है ना, एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये प्रतिरोध उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे अगर हम कुल ऊर्जा निकालें और किसी दूसरे बिंदु पे हम ऊर्जा निकालें तो टोटल एनर्जी में डिफरेंस आता है। टोटल एनर्जी हमने डिस्कस किया था, है ना, जिसको हेड के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके लिखते हैं, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड। ये तीनों एनर्जी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और दूसरे बिंदु पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ हम देखेंगे तो दोनों के टोटल ऊर्जा में, कुल ऊर्जा में अंतर आता है। तो ये कुल ऊर्जा में जो अंतर आ रहा है वो क्या हो गया, यहाँ पे ऊर्जा में लॉस हो गया, कमी हुआ। तो ये ऊर्जा में कमी होता है जब वो फ्लो होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि ये बहाव हो रहा है तो इसके मार्ग में कुछ न कुछ रुकावट यहाँ पे आएगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जिसके कारण, है ना, उसके ऊर्जा में लॉस होता है। इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा में लॉस क्यों होता है ना, कोई भी फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो वो तरल पदार्थ क्या होता है, एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके बहाव में, है ना, जिसके कारण क्या होता है, उसके ऊर्जा में हानि होती है, कमी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप में ऊर्जा की हानि कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो लॉस होता है ये किसकी वजह से होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो दो कारणों से मेनली ये होता है। एक तो होता है फ्रिक्शन के कारण, पहला रीजन क्या है, फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, घर्षण उत्पन्न होने के कारण। और दूसरा कारण होता है वेलोसिटी में चेंज होने के कारण, ड्यू टू वेलोसिटी चेंज ये एनर्जी में हानि होता है ना। तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है वो मेजर लॉस होता है, क्योंकि इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हर यहाँ पे जो फ्लूइड है वो विस्कस फ्लूइड है, श्यानता का गुण है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई फ्लूइड श्यान है ना, श्यानता है, उसमें डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन आएगा ही हर एक लेयर के बीच में। तो ये जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है एनर्जी में,
उसको हम मुख्य हानि बोलते हैं या दीर्घ हानि कह सकते हैं। और वेलोसिटी में बदलाव होता है जब वो बहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो इसके कारण भी ऊर्जा में हानि होता है। ये दो कारण हो सकते हैं। तो इस जो भी एनर्जी में लॉस होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनर्जी लॉस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। एक होता है मेजर लॉस, मेजर एनर्जी लॉस, और दूसरा जो पार्ट है वो है माइनर एनर्जी लॉस, दीर्घ या शीर्ष ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि। और एक होता है लघु ऊर्जा हानि। तो ये दो पार्ट में हम कुल जितने भी यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये मेजर जो लॉस है ये किसके कारण होता है? ये जो लॉस होता है ये ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। जब फ्रिक्शन के कारण एनर्जी में लॉस हो तो उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? मेजर लॉस, है ना। ये हानि की इसके कारण होता है, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। मैंने बताया था दो तरीके से लॉस हो सकता है, फ्रिक्शन होने के कारण और वेलोसिटी चेंज होने के कारण। तो फ्रिक्शन के कारण अगर लॉस हो रहा है एनर्जी में, है ना, पाइप से बहने वाले पदार्थ की एनर्जी में लॉस हो रहा है तो वो मेजर लॉस या दीर्घ ऊर्जा हानि या शीर्ष ऊर्जा हानि कहते हैं। और इस तरीके के हानि को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूला यूज करते हैं। एक होता है डार्की फॉर्मूला और दूसरा होता है चेजी फॉर्मूला। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। फ्रिक्शन के कारण होने वाले लॉस, मेजर एनर्जी लॉस को दो फॉर्मूला यूज करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है डार्की फॉर्मूला, दूसरा होता है चेजी फॉर्मूला। तो ये मेजर लॉस है, आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब दूसरा जो पार्ट है, दूसरे तरीके की जो एनर्जी है वो क्या होता है? माइनर एनर्जी लॉस। माइनर एनर्जी लॉस किसको बोलते हैं? ऐसे लॉसेस जो किसके कारण हो रहा है? वेलोसिटी में परिवर्तन होने के कारण हो रहा है। उन सभी लॉस को हम लोग माइनर या लघु ऊर्जा हानि के अंदर रखते हैं, है ना। तो ये दो पार्ट में अब तो वेलोसिटी में वेलोसिटी में चेंज किस तरीके से हो सकता है? तो बहुत सारे रीजन है वेलोसिटी में चेंज होने के। पहला रीजन क्या है? जैसे सडन इनलार्जमेंट हो रहा है, सडन एक्सपांशन इन पाइप। पाइप है और पाइप का डायमीटर जो है अचानक से बढ़ गया, है ना। छोटा पाइप है फिर बड़ा पाइप आ गया, तो ऐसा होने से वेलोसिटी चेंज होता है और जिसके कारण ऊर्जा में हानि होती है ना। तो सडन एक्सपांशन इन पाइप, पाइप का डायमीटर अचानक बढ़ जाने से। दूसरा सडन कॉन्ट्रैक्शन, पाइप का डायमीटर अचानक कम हो जाने पे जो हानि होता है वो सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। सडन कॉन्ट्रैक्शन इन पाइप, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित होना, कमी होना, ठीक है। तीसरा रीजन है अगर पाइप जो है क्या हो जाए? बेंड हो जाए, या जब फ्लो होता है तो पाइप क्या रहता है? बेंड रहता है। तो बेंड इन पाइप है तो इसके वजह से भी उसमें हानि होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी वहां पे ऊर्जा में हानि होता है बेंड इन पाइप की वजह से, ठीक है। चौथा किस वजह से हो सकता है? पाइप फिटिंग। बहुत सारे उसमें कपलिंग होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, पाइप फिटिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से भी ऊर्जा में हानि होती है पाइप फिटिंग की वजह से, है ना। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, कोई रुकावट, कोई चीज, कोई वस्तु अगर बहाव के बीच में रख दिया जाए तो उसके कारण भी उसके ऊर्जा में हानि होती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, पाइप में बीच में कोई रुकावट पैदा करे बहाव में तो उसके कारण भी ऊर्जा में हानि होती है, ठीक है। ये सब माइनर लॉस के अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी होता है, जैसे इंट्रेंस पे है, एट इंट्रेंस ऑफ पाइप, पाइप के इनलेट पे जैसे ही पानी अंदर घुसने वाला रहता है इंट्रेंस पे,
यहाँ पे भी ऊर्जा हानि होती है। इसके अलावा एट एग्जिट, जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, वहाँ पे भी ऊर्जा में हानि होती है। तो ये सब कारण हो सकते हैं माइनर लॉस होने के, है ना। तो ये दो तरीके से लॉस होते हैं एनर्जी में, एक तो फ्रिक्शन के कारण, दूसरा वेलोसिटी चेंज होने के कारण। फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है मेजर लॉस, और बाकी इन सब के कारण जो लॉस हो रहा है वो माइनर लॉस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो टोटल जो एनर्जी में लॉस हो रहा है उसको हम लोग HL से डिनोट करते हैं, और टोटल लॉस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस प्लस सडन एनलार्जमेंट के कारण लॉस हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण लॉस हो रहा है, बेंड के कारण लॉस हो रहा है, HB ऑब्स्ट्रक्शन पाइप फिटिंग के कारण लॉस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण लॉस हो रहा है, एंट्रेंस के कारण लॉस हो रहा है, एग्जिट के कारण लॉस हो रहा है। तो ये सब लॉस को हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल लॉस, एनर्जी में टोटल लॉस कितना हो रहा है ये मिल जाएगा। आगे हम लोग मेजर लॉस और माइनर लॉस को अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेजर लॉस क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमने डिस्कस किया था एनर्जी दो तरीके से होता है, मेजर और माइनर। तो मेजर एनर्जी लॉस किसके कारण से होता है, फ्रिक्शन लॉस, है ना, या फ्रिक्शन के कारण। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रिक्शन लॉसेस इन पाइप फ्लो, मतलब मेजर लॉसेस इन पाइप फ्लो भी आप बोल सकते हैं, है ना। पाइप में घर्षण हानि, प्रवाह, पाइप के प्रवाह में घर्षण हानि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी फ्लूइड किसी पाइप में इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो फ्लूइड कैसा है, टर्बुलेंट फ्लो है। साथ ही साथ उस फ्लूइड में कैसा गुण है, विस्कोसिटी का गुण है, ठीक है। तो विस्कोसिटी का गुण होने की वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि पानी का वह लेयर, वह सतह जो पाइप के दीवार के कांटेक्ट में रहता है, वो क्या रहता है, उसकी वेलोसिटी कम होती है। और जैसे जैसे पाइप दीवार से उस पाइप के केंद्र बिंदु की ओर जाते हैं, उसके अक्ष की ओर जाते हैं, तो पानी का प्रवाह या किसी भी द्रव के प्रवाह का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो ये क्या होता है, अगर उसको ग्राफिकली समझे तो सेंटर पे पानी के प्रवाह का वेग क्या होता है, अधिक होता है, या किसी भी द्रव के प्रवाह का वेग अधिक होता है, और पाइप के दीवार पे पानी के प्रवाह का वेग या द्रव के प्रवाह का वेग क्या होता है, कम होता है। तो उसके मध्य से दीवारों की तरफ जाते जाएंगे तो वेलोसिटी कम होता है, या दीवार से उसके मध्य बिंदु की ओर जाएंगे तो वेलोसिटी का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इस दीवार के कांटेक्ट सरफेस के कारण। और दूसरा जो रीजन है कि ये फ्लूइड क्या है, विस्कस फ्लूइड है। तो विस्कस फ्लूइड होने के कारण क्या होता है, ये दीवारों में चिपक जाता है। दूसरी बात ये है, और पहली बात, विस्कस फ्लूइड है तो पानी या किसी भी द्रव का प्रत्येक सतह एक दूसरे पे एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, ठीक है। उसको हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या शियर स्ट्रेस आप बोल सकते हैं, है ना। एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसको हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। और शियर स्ट्रेस दीवारों के पास अधिक और मध्य पे क्या होता है, कम होता है। ग्राफिकल वे में ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, दीवारों के पास अधिक रेजिस्टेंस और मध्य बिंदु पे कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको वेलोसिटी प्रोफाइल को शो कर रहा है, और ये शियर स्ट्रेस को। शियर स्ट्रेस क्या है, जब ये फ्लो होता है तो द्रव का हर एक लेयर के बीच में एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है विस्कोसिटी के कारण, जो एक दूसरे के बहाव को रोकने की कोशिश करता है। या आप दीवार से मध्य बिंदु की ओर जाएंगे तो वेलोसिटी का मान बढ़ते जाता है, नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम, ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा। तो एक दो लेयर के बीच में क्या होगा,
ना, एक स्ट्रेस पैदा होगा, प्रतिरोध पैदा होगा, इसी को हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हो रहा है, एक तो वेलोसिटी में डिफरेंस हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy, इसमें चेंज हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस पैदा हो रहा है, शियर स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड, और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। द्रव के प्रवाह में वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस किसकी वजह से पैदा होता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की वजह से। ठीक है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस पैदा होने के कारण ही, और ये क्या है, ये विस्कस एक्शन ही है, शांता के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के विस्कस फ्लो के कारण या विस्कस एक्शन के कारण इसके बहाव के प्रत्येक बिंदु पे एनर्जी में क्या होता है, लॉस होता है। इसी लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं, है ना। लॉस ड्यू टू विस्कस एक्शन ऑफ फ्लूइड is known as frictional loss, frictional losses in energy। ठीक है, तो विस्कोसिटी के कारण इसके बहाव में रेजिस्टेंस पैदा होता है, और जिसके कारण इसके ऊर्जा में लॉस होता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल लॉस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक साइंटिस्ट है विलियम फ्रॉड। विलियम फ्रॉड ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे लॉस दिए हैं, है ना, कुछ रिलेशन उन्होंने दिया हुआ है फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, तो फिर फ्रॉड गेव दी फॉलोइंग लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। विलियम फ्रॉड ने निम्नलिखित नियम दिए हुए हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए, और ये फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे किसमें हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए है, टर्बुलेंट फ्लो भी है, तो टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड फ्रिक्शन होने के निम्नलिखित लॉ दिए हैं। तो विलियम ने सबसे पहले क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि इसमें जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है इसके बहाव में, है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के n के पावर पे। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर n, है ना। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, किसी टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, v टू द पावर n के। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, प्रवाह का वेग है, और n क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 1.5 से 2 तक हो सकता है। ठीक है, दूसरा विलियम ने क्या दिया, फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस पैदा होता है ना, घर्षण प्रतिरोध जो पैदा होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना, द्रव के घनत्व के। ठीक है, ये दूसरा नियम उन्होंने दिया। तीसरा नियम क्या दिया कि फ्लूइड पाइप की जितने सतह से कांटेक्ट में है उस सतह के प्रोपोर्शनल भी होता है। जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या घर्षण प्रतिरोध किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, है ना। पाइप का जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है उसके प्रोपोर्शनल होता है।
समानुपाती होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और क्या नियम दिया, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट इन प्रेशर, दाब पे निर्भर नहीं करता है। और क्या नियम दिया इन्होंने, डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, है ना, पाइप का जो सरफेस फ्लूइड से कांटेक्ट में है वो सरफेस खुरदुरा है या चिकना है, उसके नेचर के हिसाब से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट पे भी निर्भर करता है। तो ये 5 नियम विलियम ने दिया हुआ है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रिक्शन लॉस होता है और फ्रिक्शन के कारण एनर्जी में लॉस होता है। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है ना, मतलब यहाँ पे हम एक फ्लूइड लेते हैं जिसका डेंसिटी रो है और वो एक हॉरिजॉन्टल पाइप में यहाँ से इंटर करता है और यहाँ से एग्जिट होता है। तो ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, इस तरीके से फ्लो हो रहा है और हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, सर्कुलर पाइप है, मतलब कांस्टेंट एरिया है, डायमीटर कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, स्टडी फ्लो हो रहा है, ये हम मान के चलते हैं। स्टडी फ्लो का मतलब किसी भी बिंदु पे, हर एक इस बिंदु पे ले रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, हर एक टाइम पे इस बिंदु पे हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, किसी भी टाइम पे, मतलब प्रत्येक बिंदु पे टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, ये स्टडी फ्लो है। इसके अलावा ये क्या है, विस्कस फ्लो भी है, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो क्या है, विस्कोसिटी है। साथ ही साथ ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो भी है, मतलब हाई वेलोसिटी है, ऐसा हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पाइप में ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो हो रहा है तो इसका कोई 2 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं, ये 1 सेक्शन, और एक सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, ये सेकेंड सेक्शन 2 और दोनों सेक्शन के बीच में ही हम, यहाँ से ये फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, तो इसके दोनों के बीच में कितना एनर्जी में लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 11.22 पॉइंट और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल एल है। ठीक है, मान लो P1 क्या है, P1 इज दी प्रेशर एट सेक्शन 11 काट पे प्रेशर है, दाब है। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, प्रवाह का वेग है, एट सेक्शन 11 पे, 11 सेक्शन पे प्रवाह का वेग, ये पता रहेगा। L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन 11 एंड 2 सेक्शन, 1 से 2 के बीच में पाइप का लेंथ, जहाँ पे हमें एनर्जी लॉस निकालना है। ठीक है, इसके अलावा D क्या है, पाइप का डायमीटर है जो कि कांस्टेंट है, डायमीटर ऑफ पाइप। इसके अलावा हम मान लेते हैं स्मॉल f टेस, ये क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, घर्षण प्रतिरोध है, कितना घर्षण प्रतिरोध हो रहा है ना, ये प्रति इकाई एरिया में, एरिया और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम क्या मान रहे हैं, एफ डैश को, ये घर्षण प्रतिरोध है पर यूनिट वेटेड एरिया, मतलब जितने एरिया में फ्लूइड कांटेक्ट में है पाइप के साथ, उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पे, और पर यूनिट वेलोसिटी, प्रति इकाई वेग पे ये हमने इतना रेजिस्टेंस है पैदा हो रहा है, ये मान रहे हैं पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता है। इसके अलावा 1 से 2 में जब फ्लो हो रहा है तो हम मानते हैं कि उसमें कितना हेड लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण,
HF. This HF is the loss of head और एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण शीर्ष हानि या ऊर्जा में हानि इतना हो रहा है. ठीक है, ये सब पॉइंट 1 के लिए है. अब 1 से 2 गया तो इतना हानि हुआ. अब 2 पे भी प्रेशर P1 मान लेते हैं, P2 है, वेलोसिटी V2 है, ऐसा हम मान के चलते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 2 के बीच में बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड 2-2. तो 1-1 पे टोटल एनर्जी क्या है, P1 अपान रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1, ये टोटल एनर्जी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.2 पे टोटल एनर्जी P2 अपान रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2, ये टोटल एनर्जी. साथ ही साथ जब ये 1 से 2 में फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन के कारण इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है. तो हानि को 0.2 पे हम ऐड करेंगे तभी ये इक्वेशन बराबर होगा. तो ये H प्लस HF. तो ये फाइनल रियल फ्लूइड के लिए बर्नौली का इक्वेशन है. ठीक है, अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पाइप है तो Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा, Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा. इसके अलावा एरिया भी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी बराबर होगा हर एक बिंदु पे, क्योंकि एरिया बराबर है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, फाइनली आपके पास क्या बचेगा, P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी इज इक्वल टू HF. HF क्या है, 1 से 2 में जब फ्लो हो रहा है तो घर्षण के कारण कितना हानि हो रहा है. ठीक है, इसको हम और ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी HF. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि P1 का वैल्यू ज़्यादा है, P2 का कम है. इसका मतलब जब 1 से 2 की ओर हम फ्लो करा रहे हैं फ्लूइड को तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण या फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण प्रेशर में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना. और प्रेशर में कमी हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी में लॉस हो रहा है. ठीक है, HF पैदा हुआ. ठीक है, तो ये प्रेशर में कमी किसकी वजह से हुआ, वहाँ पे घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न होने की वजह से. ठीक है, तो घर्षण प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा ये हम निकाल सकते हैं. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन पाइप बिटवीन सेक्शन 1-1 टू 2-2. ठीक है, मान लो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कैपिटल F से शो कर रहा हूँ तो ये किसके बराबर होगा, F डैश. F डैश क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है जो पता है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेलोसिटी पे. पर यूनिट एरिया है तो एरिया क्या हो जाएगा, पूरा एरिया पाई डी एल होगा. पाई डी पेरीमीटर और एल लंबाई है. पाई डी एरिया ये पूरा कॉन्टेक्ट एरिया है इनटू वेलोसिटी v है ना, जो फ्लो है, और इसका स्क्वायर विलियम के अनुसार ये ऐसा होगा. ठीक है, यहाँ पे पाई डी क्या है, पेरीमीटर है, और ये पूरा कॉन्टेक्ट एरिया है. और V1 V2 क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि डायमीटर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन ऐसा मिलेगा. ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है जब वो 1-1 से 2-2 में फ्लो हो रहा है. इसको पेरीमीटर के टर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, आगे हम कैलकुलेट करते हैं. ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो बहाव को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब एक तरीके का एक फोर्स है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस.
हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए पीछे की तरफ ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध पैदा करेगा, मतलब ये बहाव को रोकने की कोशिश करता है। इसके अलावा फ्लूइड में कौन कौन से फोर्स ऐड करते हैं ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड बिटवीन 1,1 एंड 2,2, 1,1 और 2,2 के बीच में जो द्रव है उसमें कौन कौन से बल कार्य करते हैं। तो पहला बल जो है वो क्या है, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। पहला बल क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एफ, जो बहाव के या फ्लो ऑफ डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है। ठीक है, दूसरा फोर्स जो एक्ट करता है 1,1 और 2,2 के बीच में, प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1,1। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे फोर्स लगने के कारण ही ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, P1 है, और ये एरिया भी पता है, कैपिटल A है मान लो। तो P1 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो यहाँ पे हमें फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। वैसे ही यहाँ पे 2,2 पे ये वाला जो फ्लूइड पार्टिकल है आगे वाले फ्लूइड पे फोर्स लगाएगा तभी वो फ्लो होगा। तो ये 2,2 पे फोर्स क्या लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा आगे वाले फ्लूइड के कारण। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा P2 इंटू ए, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स होगा उसके आगे वाले फ्लूइड एलिमेंट का इस 2,2 सेक्शन पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो ये 2,2 पे भी प्रेशर फोर्स लगेगा P2 इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए। वैसे ही तीसरा फोर्स लगेगा प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2,2, जो कि अपोजिट होगा और रिएक्शन फोर्स के कारण P2 इंटू ए। ठीक है, अब ये तीनों फोर्स को हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के फॉर्म में इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए, इसका डायरेक्शन x पॉजिटिव x तरफ, माइनस P2 इंटू ए, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस, और माइनस एफ, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फाइनली यहाँ से हमें क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एफ अपान ए मिलेगा। एफ का वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें पता है, और P1 माइनस P2 इक्वेशन 1 से हमें पता है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा रो जी एच एफ इज इक्वल टू एफ डैश इंटू पी इंटू एल इंटू वी का स्क्वायर अपान ए। इसको आप आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एच एफ इज इक्वल टू मिलेगा एफ डैश अपान रो जी इंटू पी अपान ए इंटू एल इंटू वी का स्क्वायर। ये एच एफ का वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यही एच एफ का वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन लॉस है ना, कि 1 से 2 या पाइप में किसी दो बिंदुओं के बीच में अगर हम फ्रिक्शन लॉस निकाल रहे हैं या हेड लॉस निकाल रहे हैं फ्रिक्शन के कारण, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। वहां पे एफ डैश हमें पता होना चाहिए कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ये एफ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कितना है, बाकी चीजें तो पता ही रहता है। ठीक है, अब अलग अलग इंजीनियर ने इसको और आगे सिंप्लीफाई किया हुआ है, जैसे डार्की ने अपने हिसाब से इसको सिंप्लीफाई किया, चेजी ने अपने हिसाब से इसको सिंप्लीफाई किया है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम लोग डार्की और चेजी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसी इक्वेशन को यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।